आज हम करेंगे भारतीय प्रशासन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, बड़े लंबे टाइम हमारे देश पर ब्रिटिश शासन का राज रहा। ब्रिटिश के सरकार के टाइम जब कंपनी शासन था हमारे देश पर, तब जो भारतीय प्रशासन जिस हिसाब से चलता था, कुछ फीचर्स तो बच्चों ज्यों के त्यों आज भी भारत में हमारे प्रशासन में देखने को मिलते हैं। पर स्वतंत्रता के बाद हमारा अपना संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू है हमारे देश का, तो उसमें भी प्रशासन के विशेषताएं आपको मिलती हैं। तो भारत प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्रशासन विकास पर आधारित है। आप देखते हो कि जो प्रशासन द्वारा काम किए जाते हैं, प्राचीन काल में और अंग्रेज़ों के टाइम ब्रिटिश शासन में क्या होता था कि लोगों पर राज किया जाता था, राजतंत्र था। पर अब जनता की सेवा कर रहा है प्रशासन। प्रशासन जो काम कर रहा है वो विकास पर आधारित है। समय समय पर देश में विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रशासन देश को विकसित करने की तरफ काफ़ी कदम उठा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनशील प्रशासन। देखो, एक तो होता है प्रशासन जो ज्यों का त्यों चलता रहे, जैसा है वैसा ही रहे। तो आपको ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया कि देश प्रशासन जो है वो विकास पर आधारित है। तो विकास जो है डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू चेंज प्लस ग्रोथ। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और हर परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते। समझ आई बात की? विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और हर परिवर्तन विकास नहीं होता। परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जो हमें नीचे ले आए। परिवर्तन वो जो हमें ऊपर उठाए, वही क्या है? विकास है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू चेंज प्लस ग्रोथ। तो भारतीय प्रशासन जो है वो क्या है? परिवर्तन पर आधारित है। तो ये लकीर का फकीर ना होते हुए चेंज ओरिएंटेड भी है। तो विकास के लिए परिवर्तन जो आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय है। तो प्रशासन जो है, प्रशासन के द्वारा समय समय पर सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए कदम उठाए जाते हैं। आप देखते हो कि जो सामाजिक कुरीतियाँ थी हमारे देश में, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सब के अगेंस्ट, जातिवाद, छुआछूत, प्रशासन द्वारा इनके अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं। आर्थिक विकास के लिए भी प्रशासन द्वारा समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। तो देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी प्रशासन जो है कार्यरत है। प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता, ये क्या होता है? ये होता है कि देखो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आपको पता है आज बीजेपी की शासन है, कल पता नहीं किसका होगा। बीजेपी सरकार का जब टाइम पूरा हो जाएगा, आने वाली सरकार हो सकता है बीजेपी दोबारा आए, हो सकता है कांग्रेस आ जाए, हो सकता है अन्य कोई दल आ जाए। पर जो प्रशासन है वो निष्पक्ष रूप से काम करता है। इसको ये नहीं होता कि प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि हर एक राजनीतिक गुट बने होते हैं। आपकी फैमिली में भी कोई आप कांग्रेसी होगा, कोई इनेलो से संबंधित होगा, कोई जजपा पार्टी के होंगे, कोई कैसे भी, कोई बीजेपी के होंगे। तो जब इलेक्शन होते हैं आप उन लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर अपने पार्टी को जितवाने के लिए प्रयत्न करते हैं। पर आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को, मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को, किसी सरकारी अधिकारी को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ प्रत्यक्ष रूप से आपको नज़र नहीं आएंगे वो कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें तो अब उनकी पार्टी, मान लो मैं सपोज करो कोई आपके घर में भी कोई सरकारी अधिकारी है, हो सकता है कि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, पर वो बंदा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी पद पर है तो वो
कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावों के समय यह प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सरकार जरूरी नहीं है कांग्रेस की आए, बीजेपी की भी आ सकती है, अन्य किसी दल की भी आ सकती है। तो जो प्रशासन होता है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो भी सत्ता में पार्टी होती है, उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। तो उनके लिए हर पार्टी ही एक समान होती है। उन्हें जो सत्ता में पार्टी है उनका कहना मानना पड़ता है, चाहे वो उस पार्टी से बिलोंग रखते हैं चाहे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब हमारा जो प्रशासन है, वो राजनीतिक रूप से, निष्पक्ष रूप से हर दल के प्रति निष्ठा से काम करता है। ठीक है, तो भारतीय लोक सेवक जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के प्रति अपनी पूर्व निष्ठा से मुक्त होकर प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते, बल्कि जो सत्ता में पार्टी है, जो सरकार है और जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित। आपको मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स करवाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सिद्धांत करवाए थे, उसमें मैंने आपको हिरार्की समझाई थी। हिरार्की ऊपर से छोटी और नीचे जैसे जैसे नीचे पद आते हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती रहती है। एक ट्रायंगल की तरह आपको ध्यान हो, मैंने बताया था आपको। तो वो ऊपर से, और उसमें उत्तरदायित्व जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और जो नियंत्रण और निर्देशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। उसमें आदेश की आज्ञा का पालन होता है। तो वो हिरार्की जो है, हमारा जो पद सोपान के सिद्धांत पर हमारा प्रशासन जो है, भारतीय प्रशासन आधारित है। तो उसमें स्पष्ट होता है किसको किसकी आज्ञा का पालन करना है और कौन किसके प्रति, अपने कार्यों के प्रति, किसके प्रति वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यवादी और विशेषज्ञों से युक्त प्रशासन। भारतीय प्रशासन जो है उसमें क्या है, वो मिक्स्ड प्रशासन है। किन का मिक्सचर है? जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होते हैं? जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको हर विषय का ज्ञान होता है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो एक जर्नलिस्ट है। आईएएस ऑफिसर जो होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो हर क्षेत्र का ज्ञान लेके आते हैं। उनको हर क्षेत्र का ज्ञान होता है, उनको सामान्यज्ञ कहते हैं, जर्नलिस्ट। और विशेषज्ञ जो होते हैं वो उन्हें एक ही क्षेत्र का ज्ञान होता है। मैं आपको इसका बारे में बताऊं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको एक्सटेंट ऑफ नॉलेज होती है, जो ज्ञान का विस्तार जो होता है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको हर क्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। पर जो सामान्यज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें डीपनेस ऑफ नॉलेज होती है, उनका विस्तार नहीं होता, ज्ञान का विस्तार नहीं है, क्योंकि उनको हर क्षेत्र की नॉलेज नहीं है। बट उनमें जिस फील्ड की नॉलेज है वो पूरी गहराई तक नॉलेज होती है, उनमें डीपनेस ऑफ नॉलेज होती है। तो ये सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों ही तरह की सेवाएं हमारे प्रशासन में मिलकर काम करती हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर जो हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे स्पेशलिस्ट हैं। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं। ये दोनों ही सेवाएं हमारे प्रशासन को मिलकर चला रही हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक प्रशासन। भारत एक क्या है? लोकतंत्री देश है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया प्रशासन। तो जो प्रशासन है, जनता ने, देखो आप सोचोगे कि जनता ने कोई कर्मचारी अधिकारियों को थोड़ी चुना है, पर जनता ने, हमने जो अपने संसद के सदस्य चुने हैं या राज्य स्तर पर हमने अपने एमएलएस को चुना है, केंद्र में हमने एमपीस को चुना है, उनमें से कुछ मंत्री बनाए जाते हैं और वो मंत्री जो है वो लोकतंत्र प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं। प्रशासन मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है? हमारा प्रशासन क्या है? लोकतंत्रात्मक प्रशासन है। अगला पॉइंट है प्रशासन का विशाल क्षेत्र। जो भारतीय प्रशासन है वो छोटा नहीं है, बहुत विशाल क्षेत्र है। विशाल क्षेत्र से भी प्राय कोई ज्योग्राफिकल कोई एरिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कि इसके में जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी संख्या जो है वो लाखों में है।
वो संख्या, वो कर्मचारी अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारे प्रशासन में कौन आते हैं? सरकारी अधिकारी कर्मचारी। तो इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो प्रशासन का क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है, बड़ा है। अगला पॉइंट है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही होता है रेड टेपिज्म, मतलब जो अत्यधिक औपचारिकता के कारण जो कार्यों में देरी होती है, अत्यधिक औपचारिक होना। क्योंकि जो सरकारी महकमे होते हैं हमारे लोक प्रशासन में, वो क्या है, अत्यधिक रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो अत्यधिक औपचारिकता पर बल देने के कारण प्रशासन कठोर हो जाता है, उसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, जिससे कार्यों में देरी भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रित प्रशासन। प्रशासन क्या है? विकेंद्रित है। पहले राजतंत्र होता था, प्रशासन केंद्रित भी था स्वतंत्रता से पहले, पर अब हमारा भारत क्या है? विकेंद्रित प्रशासन है। केंद्र सरकार है, आगे वो राज्य सरकारें हैं। अब हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारे गांव में रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, शहरों में अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट भी 3 तरह की होती हैं, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये सारे क्या हैं? ये हमारे विकेंद्रीयकरण का उदाहरण है। हमारे भारत में अगर विकेंद्रीयकरण का एग्जाम्पल लें तो सबसे बड़ा उदाहरण लोकल गवर्नमेंट ही है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रित होता है, आपको पीछे मैंने प्रिंसिपल्स में करवाया था फर्स्ट सेम में, कि एक लेवल से जब पावर निचले लेवल पर आती है उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीयकरण। तो सेंटर से स्टेट में, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट भी हमारा जो काम कर रही है वो विकेंद्रित प्रशासन को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन में एक रूपता। देखो, प्रशासन जो है देश का वो एक जैसा है, एक जैसा से अभिप्राय। प्रशासन में जो नियम अपनाए जाते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें केंद्रीय महकमों की या हम करें राज्य स्तर वाले महकमों की। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, हम कॉलेज की बात करते हैं कि कॉलेज में, हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं तो उनमें हर कॉलेज में एक जैसे रूल होंगे। अगर कॉलेज का टाइम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक है तो वो पूरे हरियाणा में सेम ही होगा। जो नियम वहाँ अपनाए जाएंगे, बच्चों की अटेंडेंस कितने % होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारे एक जैसे होंगे। प्राइवेट कॉलेज होगा, प्राइवेट स्कूल होगा तो उनमें अलग अलग चीज़ें पाई जा सकती हैं। वहाँ पर पीरियड जो हमारा 45 मिनट्स का होता है, हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में वो 50 कर दिया जाए या 40 मिनट्स का कर दिया जाए। पर सरकारी महकमों में हर तरह का जो सिस्टम है वो एक जैसा ही होता है। प्रशासन जो है उसमें एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञात्मक लक्षणों सहित एकात्मक प्रशासन। देखो, भारत अगर हम बात करें, एक होते हैं संघात्मक प्रशासन, एक होते हैं एकात्मक प्रशासन। पहले आप इन दोनों का मीनिंग समझो ध्यान से। संघात्मक प्रशासन वो होता है, संघात्मक देश वो होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग होती हैं। अलग अलग तो होती हैं और उनके पास जो कानून बनाने की शक्ति, वो अपने जो उनको पावर दी होती है वो बिना किसी इंटरफेयर के स्वतंत्र रूप से उनको यूज़ करती है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, भारत में केंद्र सूची है, राज्य सूची है। केंद्र सूची में दिए गए विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। पर ये क्या दर्शाता है कि हमारा देश संघात्मक देश है। हमारा संविधान के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश क्या है? संघात्मक है। केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, उनके विषय अलग हैं जिन पर वो काम करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा देश संघात्मक है। पर संघात्मक होते हुए भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो देश में एकात्मकता दिखाते हैं,
जो हमारे केंद्र जो है वो राज्यों पर हावी पड़ता है। केंद्र सरकार राज्यों के विषयों में इंटरफेयर करती है। केंद्र का राज्यों पर पूरा नियंत्रण होता है। राज्यों को केंद्र के अनुसार चलना पड़ता है। राज्य पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का स्वतंत्रता से प्रयोग नहीं करते, उनको केंद्र की मतलब निर्देशानुसार ही कार्यों को करना पड़ता है। बहुत सारे आर्टिकल 352, 349, 52, 51, 53 और भी बहुत सारे चीज़ हैं आर्टिकल्स हमारे संविधान में जो ये दर्शाते हैं जब इमरजेंसी लग जाती है। 352, 356, 360 ये सारे आर्टिकल्स क्या दिखाते हैं कि हमारा देश जो है वो उसमें केंद्र स्ट्रॉन्ग है। तो भारत में एकात्मक प्रशासन में होता है, संघात्मक होता है। केंद्र और राज्य अलग अलग हैं जिनमें केंद्र अपने काम करता है, राज्य अपने करता है। पर एकात्मक प्रशासन में होता है कि सभी राज्यों को केंद्र के अनुसार ही चलना पड़ता है। और हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग संघात्मक है, इसमें कुछ संघात्मक लक्षण भी हैं। पर अगर व्यवहार में देखें तो हमारा केंद्र जो है वो राज्यों पर हावी पड़ता है। तो हमारा देश जो है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों ही फीचर्स को साथ लेकर चलता है। हमारे प्रशासन में संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण दोनों ही पाए जाते हैं। अगला है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप होती है बच्चों सिंगल नागरिकता। अभी मैंने ऊपर आपको बताया संघात्मक एकात्मक। जो संघात्मक देश होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता भी होती है। अमेरिका एक संघात्मक देश है, केंद्र सरकार अलग है, राज्य अलग है। केंद्र अपने विषयों पर काम करते हैं, राज्य अपने विषयों पर। वो पूर्ण रूप से संघात्मक देश है, वहाँ पर एकात्मक लक्षण नहीं पाए जाते। पर वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। वहाँ का जो नागरिक है अमेरिका का, उस पर अमेरिकन सिटीजनशिप भी होती है। और जिस स्टेट में वो रहता है, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहाँ पर मान लो कोई न्यू जर्सी में रहता है तो उनके पास न्यू जर्सी की अलग सिटीजनशिप है, राज्य की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की उनके पास अलग नागरिकता होती है। पर हमारे भारत में क्या है, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता। हमारे भारतीय प्रशासन में सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है और सारे दो लोग जो हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगला पॉइंट है विकेंद्रित प्रशासन। सॉरी ये तो हो गया विकेंद्रित प्रशासन। आगे है भारतीय प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। भारतीय प्रशासन में जो क्या कहते हैं सैद्धांतिक रूप से वो और है और व्यवहारिक रूप से और है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो देश का मुखिया है, आप सबको पता है। पर व्यवहारिक रूप में उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा किया जा सकता है। तो ये क्या है, हमारा प्रशासन जो है वो सिद्धांत और व्यवहार में उसमें अंतर पाया जाता है। देखो एक तो हमारे संविधान में लिखा है कि देश की सारी शक्तियाँ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। फिर एक आर्टिकल बना है मतलब 74 जिसमें है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री क्या है, उसको सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। पर वो जो सलाह है वो क्या है, राष्ट्रपति के लिए वो सलाह जो है वो बाध्य है, जरूरी है। ये जो 42वें संशोधन में ये ऐड कर दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह जो है वो जरूरी है। वो ये दर्शाता है कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय प्रशासन जो है वो सिद्धांत और व्यवहार में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो बाध्य वर्ड आने से उसकी जो प्रथम नागरिक होने की शक्ति है, देश का मुखिया होने की शक्ति है, वो सारी समाप्त हो जाती है जब उसको मंत्रियों की सलाह मानना आवश्यक कर दिया गया है। आगे है कल्याणकारी प्रशासन। कल्याणकारी प्रशासन जो है हमारे देश में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा समय समय पर क्या बनाई जाती है, कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। कई योजनाएं, पंचायती राज सहकारिता आंदोलन, कोई से सामुदायिक विकास योजना, समय समय पर कई योजनाएं। मोदी सरकार में तो आपने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लागू की गई हैं। पर वो योजनाएं सरकार द्वारा बना दी जाती हैं, उनको कौन लागू कर रहा है, उन कल्याणकारी योजनाओं को प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। तो हमारा जो प्रशासन है वो क्या है, एक कल्याणकारी प्रशासन है जो कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है।
लोक सेवाओं, नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवाओं द्वारा प्रचलित प्रशासन। देखो हमारा जो प्रशासन है, जनता ने, अभी पीछे मैंने आपको पॉइंट बताया लोकतंत्रात्मक प्रशासन, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। उसमें जो मंत्री बनाए जाते हैं वो प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पर आपको पता है कि वो लोग जो होते हैं, मंत्री होते हैं या जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें से कुछ बना दिए जाते हैं, चाहे केंद्र स्तर के मंत्री हों चाहे राज्य स्तर के, उनको वो योग्य नहीं होते, उनको हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता, उनको इन लोक सेवकों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रशासन को चलाने के लिए उनको हर तरह की जानकारी, हर तरह की सलाह लोक सेवकों द्वारा लेनी पड़ती है। वो प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि लोक सेवक जो होते हैं वो योग्य होते हैं और वो मंत्री उनकी सलाह से ही काम करते हैं। तो ये जो हमारा प्रशासन है वो लोक सेवाओं द्वारा प्रचलित प्रशासन होता है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। धर्मनिरपेक्ष, हमारा भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें सभी धर्म समान हैं, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे भारतीय प्रशासन में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन में द्वारा जितने भी कदम उठाए जाते हैं या प्रशासन में बिना किसी धर्म के भेदभाव के नागरिकों की योग्यता के अनुसार प्रशासन में पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। मतलब इसमें किसी भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। भारत का जो प्रशासन है वो धर्मनिरपेक्ष प्रशासन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासकीय उत्तरदायित्व। देखो प्रशासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रशासन में जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं वो किसी ना किसी मंत्री के अधीन होते हैं। आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये एजुकेशन कंवरपाल गुर्जर के अंडर है। पहले हमारे जो मंत्री थे वो रामविलास शर्मा जी थे, शिक्षा। तो हर एक अधिकारी किसी न किसी मंत्री के अधीन है। प्रशासन मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री जो हैं वो लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर केंद्र का महकमा है तो वो केंद्र में किसी मिनिस्टर के अंडर प्रशासन उत्तरदायी होता है, और अगर वो और वो मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस होते हैं मंत्रियों को देने पड़ते हैं कि वो कैसे काम महकमों को चला रहे हैं। ऐसे ही राज्य स्तर का महकमा है, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ तो ये राज्य के अंडर आ रहा है हमारा। तो इसमें जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मंत्रियों के अंडर हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर हैं। और वो जो मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो एमएलए हमने चुने हैं, ठीक है, एमएलए जो हमारे जनता द्वारा चुने गए हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके प्रति वो मंत्री उत्तरदायी होते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। तो प्रशासकीय उत्तरदायित्व एक ऐसी चैन बनी हुई है, जो प्रशासन है वो मंत्रियों के प्रति और मंत्री जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। देखो अब मंत्रियों से तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मंत्री किसी चीज़ की अवहेलना करते हैं, मंत्री कोई अवैध कार्य करते हैं तो क्या होता है? उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है। परंतु प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के कर्मचारी अगर कोई गलत काम करते हैं तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो उनके अगेंस्ट कहाँ जाया जा सकता है? उनके अगेंस्ट न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। न्यायपालिका जो है वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। जो सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, उनको सज़ा दे सकती है, उनके कार्यों को रोक सकती है। तो प्रशासन पर न्यायपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट है समस्याओं से ग्रस्त प्रशासन। देखो भारत हालांकि विकासशील देश है। प्रशासन स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश की सिचुएशन थी और स्वतंत्रता के बाद इतने वर्ष बीत गए, देश में विकास तो हो रहा है,
प्रशासन द्वारा समय समय पर विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु आज भी हमारा प्रशासन जो है कई समस्याओं से जकड़ा हुआ है। हमारे प्रशासन में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है वो है भ्रष्टाचार। हालांकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। आरटीआई भी लागू किया गया 2005 में, लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बनाई गई, पर मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हुआ है। भारत में जो भ्रष्टाचार है वो, आपको मैं एग्जांपल दूं, आजकल जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी महकमों में क्या हो रहा है कि काम ठेकों पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम होता है। कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी को ठेका दे दिया, अब वो बिल्डिंग को चेक करना है, जिस बंदों की ड्यूटी, जिस अधिकारियों के पास पावर दी गई है उसको चेक करना है कि काम सही हुआ है, तभी ऊपर ठेकेदार के पैसे जो हैं गवर्नमेंट द्वारा पास किए जाते हैं। पर वो जो चेक करने वाले अधिकारी हैं वो एक एक साइन करने के लाखों रुपए लेते हैं। सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है, हर काम, जो भी काम ठेकों पे हो रहा है उसकी जो सरकारी अधिकारियों को पावर दी गई है कि कामों को चेक किया जाए, और ताकि उनके बिलों को, ठेकेदारों के बिलों को पास किया जाए, तो कामों को चेक नहीं किया जाता बल्कि उनके टेबल पर चेक पहुंच जाते हैं कि साइन करने के ठेकेदारों द्वारा हर साइन की कीमत होती है उनके पद के हिसाब से। ये रियलिटी है हमारे देश में। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। तो भ्रष्टाचार हमारे देश में जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे प्रशासन में दिखाई देती है। जो पॉलिटिक्स और जो लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके बीच में जो आपसी संबंध होते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं प्रशासन के अंदर, वो भी एक प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी, जो आजकल के टाइम में प्रशासकों का जो मोरल, जो उनका करैक्टर है वो गिरता जा रहा है, वो भी एक प्रशासन में समस्या है। अधिकारियों के बीच संबंधों की समस्या है आपसी। प्रशासन में अपव्यय को रोकने की समस्या है। प्रशासन में जैसे लाल फीताशाही अत्यधिक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, कार्यों की देरी होनी। अब आप बताओ कि एक सरकारी बैंक में चले जाओ तो हमें कितना टाइम लगता है काम करने में, और प्राइवेट में चले जाओ तो हमें कितना टाइम लगता है। ऐसा क्यों है? प्राइवेट वाले, आप बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, कभी जाके देखो HDFC बैंक या किसी प्राइवेट बैंक में, तो वो जो एम्प्लॉय होते हैं आपके पीछे घूमेंगे यस मैम यस सर करके। और सरकारी महकमों में ऐसा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं। मतलब जनता के लिए जो काम हो रहा है तो वो जनता को तो अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए ना। ऐसे प्रशासन में बहुत सारी समस्याएं भी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था। जो प्रशासन में पूरे रूप से आरक्षण की व्यवस्था रखेगी। आरक्षण आप सबको पता ही है, SC BC के लिए ये जो रिजर्वेशन होती है, आपका जब एडमिशन होता है कॉलेज में तब भी आपने देखा है, आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए सीटें लिमिट होती है, कुछ सीटें SC के लिए होती है, कुछ BC के लिए होती हैं। आपने एडमिशन टाइम में देखते हो ना, लिस्ट मेरिट जब निकलती है तो वो क्या है, वो आरक्षण है। वो आरक्षण सिर्फ इधर ही नहीं पाया जाता कि आपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया है तब आरक्षण है। कल को आप सरकारी नौकरी लगते हो, उसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा। फिर आपके जो हमारे जो चुनाव होते हैं लोग, उसमें भी आरक्षण होता है। उसमें चुनाव सीटें, जब चाहे आप अपनी लोकल चुनावों की देखो, आपके पंचायत बनते हैं, कभी देखते हो ना, इस बार आपका गांव जो है वो महिला के लिए रिजर्व रखा गया है, या वो सरपंच महिला बनेगी, या SC बनेगा, या BC बनेगा। ऐसे आरक्षण लोकल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, सरकारी प्रशासन में भी जो है वो आरक्षण की व्यवस्था है। बच्चों, जब हमारा स्वतंत्रता से पहले जो निम्न जाति के लोग हैं उनका काफ़ी शोषण हुआ था। इस आरक्षण को, मतलब इस शोषण को दूर करने के लिए, उनको समाज में एक स्थान देने के लिए संविधान में आरक्षण व्यवस्था रखी गई थी, ताकि आरक्षण के द्वारा ये लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ऊपर उठे। और 10 साल के लिए ये आरक्षण व्यवस्था रखी गई थी। परंतु जो भी राजनीतिक पार्टी होती है
फिर वो 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 1960 तक ये व्यवस्था रखी गई। फिर हर राजनीतिक पार्टी द्वारा उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। जब 10 साल होते हैं, जो पार्टी है वो उसमें संशोधन करके उसको अगला 10 साल के लिए बढ़ा देती है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर पा रही है और समाप्त नहीं कर पा रही है। तो ये आरक्षण जो है वो हमारे हर फील्ड में दिखाई देता है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे आपके एडमिशन हो, चाहे आप नौकरियां करोगे, आगे सर्विस में जाओगे, तो हर जगह आपको आरक्षण जो है वो दिखाई देगा। तो भारतीय प्रशासन में भी आरक्षण की व्यवस्था पाई जाती है। आगे है प्रशासनिक अधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर। देखो, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जनता इनको चुनती है। पर जो प्रशासन है, प्रशासन में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो क्लास A, B, C, D के किसी से बिलोंग करते हों, वो क्या हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उनको चयन किया जाता है। उनके लिए उनकी योग्यता जो है वो निर्धारण करने के लिए UPSC, SPSC, SSC बोर्ड, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। पहले ज्ञापन निकाला जाता है, लोग अप्लाई करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर, फिर उस पर मेरिट बनती है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, आजकल स्क्रीनिंग भी होता है। पहले पेपर क्लियर करो, उसमें फिर छटनी हो जाती है, 1/3 जितनी पोस्ट हैं उससे ट्रिपल लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है, फिर उसमें सिलेक्शन होती है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के लिए अपनाया जाता है। आगे है रूढ़िवादी दृष्टिकोण। देखो, प्रशासन जो है वो जनता के लिए है, जनता के लिए बना है। जनता की लोक सेवक, नाम देखो, लोक सेवक, जनता के सेवक, नौकरशाही, ठीक है। मतलब ये पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो जनता के हित के लिए बने हैं। सरकारी नौकरी है तो इट मीन्स आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप सरकारी नौकर हो, जनता के नौकर हो। मतलब उनको जनता के हित में काम करना है, जनता के लिए काम करना है। पर स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसमें जो उस वक्त जो सरकारी अधिकारी थे वो अपने आप को आम जनता से श्रेष्ठ समझते थे, उच्च समझते थे। हालांकि सरकारी अधिकारी जनता के लिए काम करते हैं, हमारा संविधान बन गया, सरकारी अधिकारी जनहित के लिए कार्य करने के लिए रखे गए संविधान के अकॉर्डिंग। पर फिर भी आज रूढ़िवादिता दिखाई देती है। ब्रिटिश काल में जो अहंकार, जो श्रेष्ठता सरकारी अधिकारियों में थी, वो आज भी आपको विद्यमान मिलेगी। सरकार, जो जन सेवक होते हैं वो जनता के साथ मिलकर सहभागिता से जनता के हित में काम करते हैं, बल्कि ये लोग अपने आप को जनता से उच्च समझते हैं। एक अपनी अहम भावना इनमें आ जाती है कि हम सरकारी नौकरी क्या लग गए, पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। ये रूढ़िवादिता की भावना जो है हमारे तब से अब तक हमारे प्रशासन में दिखाई दे रही है। कानून पर आधारित प्रशासन। भारतीय प्रशासन की एक विशेषता यह भी है कि वो कानून पर आधारित है। भारतीय प्रशासन कानूनी नियमों, उपनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। इसके द्वारा कानून विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता। यदि कोई ऐसा कार्य किया जाए तो उसे न्यायपालिका द्वारा, न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो तो। अगला है संवैधानिक व्यवस्था। हमारा जो प्रशासन है उसके लिए वो संविधान, मतलब उसको संविधान में रखा गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे देश के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के बारे में, लोक सेवकों के बारे में बताते हैं। जैसे आर्टिकल 309 में इनको पद से लगाना, सेवा से हटाना, ये सारे अनुच्छेद आपको इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो पाई जाती हैं। 309 में लोक सेवाओं की सेवा शर्तें पाई जाती हैं कि क्या क्या इनकी जॉब में रखी जाएंगी
रूल्स, और इन 311 में इनको हटाना वगैरह, मतलब इनकी जॉब को कैसे, इनको किस उल्लंघन से इनको सेवा से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में है। यूपीएससी जो है वो लोक सेवकों की भर्ती का काम करती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्रशासन है, जो हमारा भारतीय प्रशासन है, वो संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान पर आधारित है। संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं कि प्रशासन में किस तरह से सारे काम किए जाएंगे। अगला है विशेषज्ञों की भूमिका। भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल का जो युग है वो क्या है, टेक्निकल युग है। पहले, अब फॉरेन में तो काफ़ी लंबे टाइम से ही स्पेशलिस्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे भारत में मानज्ञ को स्पेशलिस्ट से ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर दिन ब दिन जो हमारे स्पेशलिस्ट की भूमिका जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि टेक्निकल युग है, हर काम टेक्निक से किए जाते हैं। अगला है राजनीतिक नियंत्रण। भारतीय प्रशासन की यह भी विशेषता है कि राजनीतिक नियंत्रण होता है। चुनावों में जो पार्टी जीतती है, देखो जो पार्टी जीतती है वो सत्ता में आ जाती है, उनके मंत्री बनते हैं। वो मंत्री जो हैं वो प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। मंत्री अपने, हर मंत्री के अंडर जो विभाग आते हैं वो उन विभाग के एम्प्लॉइज़ में जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र करना, उनको पदोन्नति देना, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन लेना, तो उनके पास पावर होती है। इसलिए राजनीतिक नियंत्रण जो है वो प्रशासन पर होता है। भारत में सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन को अलग अलग रखा गया है। लास्ट पॉइंट है ये आपका। सैनिक प्रशासन जो है, जैसे हमारे 3 सेनाएं हैं, जल सेवा, वायु सेवा, थल सेना, इनमें जो भर्ती है, प्रशिक्षण है, इनकी जो सभी गतिविधियां हैं, इनको साधारण प्रशासन से अलग रखा गया है। इन दोनों प्रशासन की जो रूल रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग हैं। तो ये हमारे भारतीय प्रशासन की विशेषताएं थी। आप एक बार इसको सुन के फिर अपनी बुक में से रीड करो। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी सेंड करी है नोट्स की, तो इसको आप पढ़ो। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे, या मैं आपको 1 वीक में लाइव क्लास लूँगी आपकी, तो उसमें अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। ओके बच्चों।